जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और हम अपनी क्लास 11th हिस्ट्री की सीरीज कर रहे थे। इससे पहले हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं और फिर आके वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम अपने चैप्टर 5 पे थे और हमारा टॉपिक था आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। तो हमने देखा कैसे नए सब्जेक्ट एमर्ज हो रहे थे, कैसे ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट जो व्यू में सामने आया, कैसे अरब अपने अपना कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में दिया। तो हम बात करते हैं आर्टिस्ट की। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए 6th पढ़ी है, 7th पढ़ी है, 8th पढ़ी है, 9th क्लास, 10th क्लास, ये सारी क्लासें हम पढ़ के आए हैं, तभी हम 11th में हैं। बट अगर आप ये देखोगे कि ये जो चीजें चल रही है, अब बहुत पहले भी बच्चे यही पढ़ते थे, आज भी यही पढ़ रहे हैं, कल भी यही पढ़ेंगे, परसों भी यही पढ़ेंगे। तो एक टाइप से क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, ये हमें इनकलकेट की जा रही थी। तो आर्टिस्ट ने कहा कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ही ह्यूमनिस्ट व्यू नहीं बढ़ता, हमारा दिमाग सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं आगे बढ़ सकता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, बुक्स चाहिए, जो एक काफी इफेक्टिव रहेगा किसके लिए, ह्यूमनिस्ट आइडिया के लिए, ह्यूमनिस्ट आइडिया को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से आर्टिस्ट वगैरह ये सब फेस में आए थे। अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, आपके राइट हैंड साइड पे जो दिख रही है, ये हाथ जोड़े के खड़ी है। इससे आप क्या डिनोट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि हाँ चलो, इस आर्ट से मैं ये कह सकता हूँ, क्या पता ये प्रे कर रहे हो, क्या पता ये कोई माफी मांग रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब आप एक चीज देखिए कि सिर्फ इस इमेज से हमने बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। दो पॉसिबिलिटीज आ गई, नीचे लिखा है प्रेइंग हैंड्स है, बट एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि हम आर्ट से भी अपने माइंड को खोल सकते हैं कि इस आर्ट में क्या हो सकता है, आर्ट से भी हम एक लर्निंग ले सकते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए और आगे चलते हैं। जो आर्टिस्ट थे, अब जैसे मैंने बताया कि रोमन एम्पायर जो था वो कैसे टूट रहा था, है कि नहीं। तो जो आर्टिस्ट थे उन वो जो अपनी कोई भी इंस्पायरिंग चीज लेंगे, जैसे अगर आप हो, आप अपने मम्मी पापा से कुछ अच्छी चीजें सीखते ना और उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करते, तो आर्टिस्ट भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने पास से इंस्पायर लेते कि पास में क्या स्कल्पचर्स बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, उन्हें पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ आगे और वर्क किया जा रहा था। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, द मटेरियल remains of the Roman culture was sorted with much excitement as the ancient text। पहले क्या था, एंशिएंट टेक्स्ट को ही बहुत मान्यता दी जाती थी, बट अब के टाइम पे उनके जो मटेरियल रिमेन्स हो गए, जो आर्किटेक्चर हो गए, जो आर्टिस्ट हो गए, उन्हें भी बहुत अब लाइक एक्साइटमेंट से देखा जा रहा था। 1000 years after the fall of Rome, fragment art were discovered by the ruins of ancient Rome and other deserted cities। अब हजारों साल हो गए थे रोम को क्या हुए, गिरे हुए। इसके बाद हमें क्या मिले, कुछ फ्रेगमेंट्स आर्ट के पीसेस मिले। अभी फ्रेगमेंट आर्ट के पीसेस हमें कहाँ मिले, एंशिएंट रोम के कई डेजर्टेड हिस्सों में, जो हिस्सा एकदम बंजर जमीन बन गई थी, वहां पे फ्रेगमेंटेड आर्ट्स के हिस्से मिले थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, देयर admiration for the figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many centuries ago made Italian sculptors wanted to continue the tradition। अब क्या था, वहां पे जो मेन और वुमेन के स्कल्पचर मिल रहे थे, उनसे इटालियन स्कल्पचर्स को ना एक इंस्पिरेशन मिली। ठीक है, क्या इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने कहा यार अगर पास्ट में इतनी अच्छी मूर्तियां बना सकते हैं, आज के टाइम में अपने पास टेक्नोलॉजीज है, काफी चीज है जो पास्ट में नहीं थी, तो हम पास्ट से और भी बढ़िया बना सकते हैं, और भी अच्छे स्तर पे स्टैचू, स्कल्पचर्स ये सब बना सकते हैं। उन्हीं में से एक आर्टिस्ट था जिसका नाम क्या था, डोनाटेलो। कब, 1416 में। इसने क्या किया, इसने एक नया ही स्कल्पचर बनाने की कोशिश की जिसे कहते हैं लाइफ लाइक स्टैचू। मान लीजिए आप एक खड़े हैं और मैं आपका एक स्कल्पचर बना रहा हूँ, इस पत्थर को नकाशी कर रहा हूँ और बढ़िया से एक स्कल्पचर बना रही, ये क्या है, एक लाइफ लाइक स्टैचू, मतलब एकदम रियलिटी जैसा लगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एक मान लो कि रियलिटी जैसा कि हाँ असली में कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो, इस टाइप का कुछ स्टैचू हमें देखने को मिला था। और जब आर्टिस्ट जो थे इस टाइम पे वो काफी कंसर्न थे कि यार अगर पास्ट में इतनी बढ़िया बना सकते तो आज के टाइम पे हम एकदम एक्यूरेट वर्क बना सकते हैं। एक्यूरेट मतलब कि एकदम हूबहू, ठीक है, इतना बढ़िया कि ऐसा लगे पूरा ही रियल है। तो इस चीज से लेके वो क्या रहते, कंसर्न रहते थे कि अपने वर्क को और कैसे साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा सके और कैसे कैसे हम इन चीजों को और बढ़िया बना सकते हैं। तो जब आपको अगर ह्यूमन की बॉडी बनानी हो तो उसके लिए आपको बोन के स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है। तो क्या करते हैं, एक बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ते थे कि कैसे बोन का स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी में होता है, उसी हिसाब से वो अपने इंसान का एक ढांचा बना सकते हैं। तो इसके लिए वो मेडिकल स्कूल जाया करते थे, लेबोरेटरीज में टाइम लाइक अपना इन्वेस्ट किया करते थे
कि कैसे ह्यूमन की एनाटॉमी है। यहाँ पे एक आदमी का नाम है जो कि कौन है, एंड्रियस वेसेलियस। ये कौन थे, ये प्रोफेसर थे कहाँ के, मेडिसिन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ। इनने पहली बार क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी को कट किया था। डिसेक्ट मतलब एक टाइप से कट करके ओपन करना हो गया। तो एंड्रियस ने क्या किया था, उनने पहली बार किसी ह्यूमन बॉडी को कट किया था। क्यों, क्योंकि आर्टिस्ट वगैरह को जानना था ना कि अंदर एनाटॉमी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब जानने के लिए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। इस टाइम पीरियड को जब उन्हें बॉडी कट की, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ में, तब इस टाइम से हमने क्या कहा, मॉडर्न फिजियोलॉजी हम इस जानने लग गए थे। ये बात समझ में आई। चलिए और आगे चलते हैं। ये अगर आपको इमेज दिख रही है, मैं आपको इमेज भी बाद में बताऊंगा इस इमेज का क्या लेना देना है। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सेल्फ पोर्ट्रेट है किसकी, लियोनार्डो दा विंसी की। ये कौन है, लियोनार्डो दा विंसी। आप सब लोग इन्हें जानते होंगे किस वजह से, मोनालिसा की वजह से, कि मोनालिसा की इन्हें पेंटिंग बनाई थी। और ये जो लियोनार्डो दा विंसी है वो कौन थे, एक बॉटनी थे, एनाटॉमी थे, मैथमेटिक्स थे, आर्ट फील्ड, जो इनने काफी सारे इनके जो इंटरेस्ट थे ना वो कहाँ पे थे, बॉटनी में था, एनाटॉमी में था, मैथमेटिक्स में था, आर्ट एंड कल्चर में था। इन सब में किसके इंटरेस्ट थे, लियोनार्डो दा विंसी के। इनने मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाई थी, द लास्ट सपर मतलब सब 12 लोग थे बैठ के आराम से अपना खाना पीना खा रहे थे, इस टाइप की कुछ इमेजेस बनाई थी। इनका एक सपना था, क्या, उड़ने का। ठीक है, इनने काफी साल अपने स्पेंड कर दिए किस लिए, कि एक फ्लाइट बनाने के लिए, एक फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए, बट इस टाइम पे बन नहीं पाई थी। ठीक है, ये चीज इस इमेज के बारे में बता रखा है। चलिए अब आगे आते हैं। जो पेंटर्स थे डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क टू यूज एज द मॉडल। अब मैंने जैसे बताया था कि जो पेंटर्स है, उस टाइम पे तो कोई पुरानी चीजें नहीं थी ना, सब स्कल्पचर्स तो बच गए, पेंटिंग वगैरह उस टाइम पे उतनी हुआ नहीं करती, अगर होती भी थी तो वो डिस्ट्रॉय हो गई थी टाइम के साथ में। तो आर्टिस्ट के पास तो कुछ स्कल्पचर्स थे, बट पेंटर्स के पास क्या थे, उनके पास कोई भी पुराना पास्ट का कोई एक मॉडल नहीं था जिससे वो एक इंस्पिरेशन या कोई देख के उन्हें बना सके। ठीक है, बट दे लाइक स्कल्पचर पेंटर एंड रियलिस्टिक एज पॉसिबल। बट उन्होंने क्या किया था, एक कोशिश की थी कि जितनी भी पेंटिंग वगैरह ये सब बने एकदम रियलिस्टिक हो, एकदम रियल हो, कि मान लो अगर मैंने ड्राइंग भी की तो ऐसा लगता है अरे ये तो सेम हूबहू बना रखी है, एक टाइप से हम कह लो कि फोटोकॉपी कह सकते हैं। They found knowledge, अब उन्हें पता चला कि they found the knowledge of geometry helped them in understand perspective but when noticing change in quality of lights। अब पहली चीज देखो, पेंटर्स ने क्या किया, जियोमेट्री पढ़ी। तुम ज्योमेट्री से भागते होगे, बट पेंटर्स ने कहा भाई मुझे तो ज्योमेट्री पढ़नी है। अगर किसी ने आर्ट एंड कल्चर की क्लास ली होगी, कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनता है फेस में, फिर कुछ बॉडी का कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है, तो उनके ऊपर हाथ ऐसे पैर वैर बनते हैं कुछ इस टाइप से, है कि नहीं। तो यही चीज हम देखते हैं कि लाइक कैसे ज्योमेट्री ने उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आर्टिस्ट पेंटिंग को और निखारने में। फिर हम देखते हैं कि कई अलग अलग शेड्स ऑफ लाइट्स उनने डिस्कवर की कि इस लाइट में कैसा अच्छा रहेगा, इस लाइट में कैसा, लाइक इफेक्ट्स, लाइट्स के इफेक्ट्स उनने पता किए। फिर उनने एक और चीज देखी यहाँ पे, कौन सी, ऑयल पेंटिंग। क्या, ऑयल पेंटिंग। इसे अगर आपने देखा हो कि ये मान लो अगर वाटर है, इसमें अगर एक बूंद पानी ऑयल गिर जाए तो कैसे अलग अलग कलर्स यहाँ से बाहर निकल के आते हैं, है कि नहीं। तो इसे हमने ऑयल पेंटिंग कहा है कि कैसे ऑयल का यूज करके हम पेंटिंग को और बढ़िया बना सकते हैं। बट इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान रखा। कई बार क्या होता है कि ऑयल पेंटिंग में हल्की सी माइनर मिस्टेक हो ना तो पेंटिंग पूरी खराब हो जाती है, तो इस चीज का भी उन्होंने काफी ध्यान रखा था। ऑयल पेंटिंग क्या करती है, एक रिचनेस प्रोवाइड करती थी किसमें, पेंटिंग में, जो कि पहले उन्हें देखने को नहीं मिला था। पहले ऑयल पेंटिंग होती नहीं थी, बट आज के टाइम पे ऑयल पेंटिंग हुआ करती थी। ये बात समझ आई। और हमने पेंटिंग में क्या देखा, कुछ इन्फ्लुएंस किस चीज का, चाइनीज का, पर्शियंस का। अभी किस वजह से होता, मंगोल्स के बारे में। अगर आपने ये नहीं पता तो आप एक बार नोमैडिक एम्पायर देखिए, जो मेरी पिछली वीडियोस है, उसमें मैंने बताया था कैसे मंगोल एम्पायर चाइना के ऊपर कंट्रोल करके बैठा था, यूरोपियन के ऊपर, अरब के ऊपर अटैक करा था। तो ये सारी चीजें थी कि मंगोल एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जो चाइना में हो रहा था वही चीज धीरे धीरे करके रेप्लिकेट और पार्ट्स में भी हो रही थी। तो चाइना का जो आर्ट एंड कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था, पर्शिया का जो आर्ट एंड कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। Thus, anatomy, geometry, physics, as well as strong sense of beautiful gave quality of Italian art। अब इन सब की मदद की वजह से एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, इन सब की क्या होता है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की क्या इटालियन आर्ट जो था एमर्ज होता हुआ मैं दिख रहा था। इसे हमने क्या कहा, रियलिज्म।
रियलिज्म मतलब एकदम हूबहू रियल जैसा जो दिखता हो, इसे हमने कहा। बात समझ आ गई? चल आगे आर्किटेक्चर अभी करते हैं। सो हमने अभी देखा कैसे आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स ने रोम की लाइक सिविलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अब हम पढ़ने वाले कैसे आर्किटेक्चर ने अपना रोल प्ले किया था। 15th सेंचुरी में क्या था, रोम एक स्पेक्टेकुलर वे में क्या होता है, रिवाइव हो रहा था। रिवाइव मतलब पहले रोम डूब गया था, एक टाइप से रून्स में चला गया था, एकदम तबाह हो गया था। इटालियन जो पोर्ट्स थे उनने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटालियन सिटीज को इमर्ज करने में। तो हम देखते हैं 15th सेंचुरी में क्या था, रोम भी अपने आप को एज अ पावरफुल सिटी एमर्ज कर रहा था, पावरफुल स्टेट या सिटी एमर्ज कर रहा था। 14th सेंचुरी में क्या होता कि जो सिर्फ एक ही पोप था जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फिगर यहाँ पे साबित हुआ था। जिसे हमने पहले पढ़ा था कि 2 राइवल पोप आ गए थे जब रोम कमजोर हो रहा था। कब? 1378 में। बट अब क्या था, 1417 में सिर्फ एक ही पोप था जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग धीरे करके करता जा रहा था। इस टाइम पे क्या हो, जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री को ना एक ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, एनकरेज किया गया कि हमें अपने हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या होता, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें बुलाया गया। उनने क्या किया, एक्सकवेट किया था जो भी रोम्स में बची खुची जो बिल्डिंग्स वगैरह जो मिट्टी में दफन हो गई थी उन्हें निकालने की कोशिश की थी और उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की थी, उन्हें पढ़ने की कोशिश की गई थी। इसकी वजह से क्या होता है, एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। अब नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ था कहाँ पे, वैसे मान लो कि एक पहले ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल था, उसके साथ साथ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल को जब मिलाया गया तो हमने एक टाइप से कह सकते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ हम देखते हैं। जो पोप्स थे, वेल्दी मर्चेंट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो क्या करते, आर्टिस्ट को हायर कर रहे थे। किस लिए? अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, पेंटिंग्स करने के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए, रिलीफ बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्हें हायर किया जा रहा था। कोई भी चाहेगा कि मेरे घर की बिल्डिंग अच्छी हो, सुंदर दिखे। तो इस टाइम पे जो लोग थे वो काफी एक हाईली स्किल लोग हुआ करते। एक टाइप से उनकी जो ये चीजें थी, जो स्किल था उनका आर्किटेक्चर के अंदर, ये इंप्रूव होता हुआ देखने को हमें मिलता है। उन्हीं में से एक आर्टिस्ट है, मतलब आर्किटेक्चर है, जिसका नाम क्या है, मिशेलेंगो ब्रूनोटी। उनने क्या किया था, उनने सीलिंग बनाई थी किसकी, सिस्टीन चैपल की। पहला उनने सीलिंग बनाई थी किसकी, सिस्टीन चैपल की। दूसरा उनने स्कल्पचर बनाया था किसका, पीटा का। और तीसरा क्या बनाया था, उनने डोम बनाया था किसका, सेंट पीटर्स चर्च का। ये बात समझ आई कि मिचेल ब्रूनोटी ने क्या 3 चीज की थी, सीलिंग बनाई थी किसकी, सिस्टीन चैपल की। आज भी ये सीलिंग वहां पे मौजूद है, आप चाहो तो जाके देख सकते, लोग आज भी जाते हैं इस चीज को देखने के लिए। जो पीटा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इमेज याद रखना, ये वाली इमेज, ये क्या है, ये पीटा की स्कल्पचर है किसकी, जीसस क्राइस्ट की जो बॉडी है कौन होल्ड करी, मैरी जो है इन्हें होल्ड करी। किसने बनाया, मिचेलेंगो ने। ये इससे कहते हैं द पीटा, इसे भी लोग देखने के लिए जाया करते हैं। बात समझ आ गई? फिर अब क्या होता है कि यहाँ पे एक और दूसरा आर्किटेक्चर का नाम आता है जिसका नाम क्या है, फिलिपो ब्रूलेशी। ये क्या कहते हैं, इनने क्या बनाया था, डूमो ऑफ फ्लोरेंस। यहाँ पे आप इमेज देखो पहले, सबसे पहले ये क्या है, ये है डूमो ऑफ फ्लोरेंस। किसने बनाया था, फ्लोरेंस ने। डूमो है, फ्लोरेंस ने बनाया था, ठीक है, फ्लोरेंस ने बनाया था, ब्रुशेनी ने बनाया था, मैं कह रहा हूं फ्लोरेंस ने बनाया था। हाँ, ये क्या है, ये डूमो है, कहाँ का, फ्लोरेंस का। किसने बनाया था, ब्रूलेशी ने बनाया था। बात समझ आ गई? और आगे चलते हैं। Another remarkable change was that form of the time artists were known individually by name, not the member of Gold Guild. अगर आपने द 3 ऑर्डर की वीडियो देखी, उसमें जो टर्म है काफी आया था जिसे हम कहते हैं गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता है, एक मान लो जब 4th ऑर्डर बन रहा था, जो 4th ऑर्डर था उसमें जो लोग थे, जो रिच मर्चेंट्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, तो अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपका भी स्कूल में एक ग्रुप होता होगा, ये फुटबॉल खेलने वाला है, क्रिकेट खेलने वाले, ऐसे दोस्त वाले, वैसे दोस्त है, तो एक ग्रुप होता है आपका, होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही एक ग्रुप होता था जैसे रिच मर्चेंट्स का, आर्किटेक्चर्स का। तो अब हर एक अलग अलग लाइक फील्ड में एक अलग अलग ग्रुप हुआ करता वेल्दी लोगों का। वो डिसाइड करते थे कि आगे की ये जो चीजें हैं, लाइक मार्केट है, कैसे चलेगी। मान लो रिच मर्चेंट्स है, उनने अपना एक ग्रुप बना लिया, उससे हम कहेंगे गिल्ड्स। वो डिसाइड करते हैं कि पूरी की पूरी जो मार्केट है वो कैसे चलेगी, मार्केट जो है वो कैसे चलेगी। तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के नाम से जानने लगे, उन्हें नामों से जानने लगे थे, एक ग्रुप से नहीं जानते थे। जैसे कई बार होगा ना,
कि आपने देखा होगा किसी ग्रुप फेमस है, नहीं, इस टाइम पे क्या था, आर्किटेक्चर अपनी इंडिविजुअल चीजों की वजह से फेमस हुआ करता था। ये चीज समझ आ गई। चलिए द प्रिंटेड बुक्स अब करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिंटेड बुक्स की, हम देखते हैं कि जैसे अगर जो लोग हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं क्या, पेंटिंग देखने के लिए, स्कल्पचर्स देखने के लिए, बिल्डिंग देखने के लिए, जो कि ग्रेट आर्टिस्ट ने बनाई थी। और तो इटली में आज भी लोग जाते हैं किस चीजों की वजह से, इन्हीं चीजों को देखने के लिए। बट अगर मैं कहूं, अगर आपको इटली की आर्किटेक्चर देखने आप जाके देखोगे, बट अगर मैं कहूं इटली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप 2 मिनट में गूगल करोगे या आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप उनकी जो भी सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आप देख पा रहे हो। बट उस टाइम पे क्या इंटरनेट अवेलेबल था? नहीं था। उस टाइम पे अगर कोई आपको रिटन चीज चाहिए तो भी आपको इटली जाना पड़ता था, ठीक है। बट इन द केस ऑफ रिटन वर्ड्स, व्हाट वाज रिटन इन इटली ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। अब आपको कुछ लिखा हुआ जाना है तो आपको जाना पड़ता था। बट जैसे जैसे रिटन चीजें आने लगी, जैसे जैसे लोग लिखने लगे, तो अब क्या था, जो इटली की जो भी चीजें हुआ करती वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कूदने लगी। मान लो अब ये किताब है, मैंने आपको हैंड ओवर कर दी, आपने किसी और को हैंड ओवर कर दी, उसने इसकी कॉपी बना के किसी और को हैंड ओवर कर दी। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। बट 16th सेंचुरी में एक रिवोल्यूशन टाइप का आया, क्या, मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमें 16th सेंचुरी में देखने को मिलती है। ये एक यूरोपियन नहीं थी, यूरोपियन ने इसे बनाया नहीं था, इसे चाइनीज ने बनाया था। अब आपको चाइनीज ने बनाया था तो रोम में कैसे आई? मंगोल्स ने चाइना पे भी कब्जा कर रखा था, यूरोप पे भी कब्जा कर रखा था, एक बड़ा एम्पायर था, और जो भी इन्फ्लुएंस चाइना में होता वो यूरोप में जाया करता था। तब चाइनीज ने क्या किया, एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसका एमर्ज किया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो कॉपीज जिन्हें टाइम लगता, बहुत टाइम लगता था, वो अब क्या हो रही थी, जल्दी प्रिंट हो रही थी, एक टाइप से जल्दी प्रिंट हो रही थी बिना किसी एरर के। यही चीज यहाँ पे पहले बता रखे कि मंगोल रूलर्स थे, उनने क्या किया था, यूरोपियंस के साथ जो ट्रेड, ये सब डिप्लोमेसी, ये सब होती थी, इसकी वजह से क्या हो, चाइना की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज थी वो मंगोल्स तक पहुंच गई थी। चाइना की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मंगोल्स तक पहुंच गई थी, मंगोल्स ने ऑब्वियसली चाइना के कब्जा कर रखा था। अब उनकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ पहुंच गई थी, यूरोप में पहुंच गई थी। सिर्फ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पहुंची थी, जैसे फायर आर्म्स हो गए, कंपास हो गया, अबैकस हो गए, ये भी चाइना से निकल कहाँ, यूरोप में पहुंचा था। पहले क्या होती, सिर्फ कुछ ही हैंड रिटन कॉपीज होती, किसकी, बाइबल की। बट अब हम देखते हैं 1455 में 150 कॉपीज ऑफ बाइबल्स प्रिंट की गई थी। कहाँ पे, जॉनस गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में हम देखते हैं। और ये जॉनस गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ था, जर्मनी में, ठीक है। जो बाइबल होती है उसे एक मॉन्क लिखा करते। अब जो ये बाइबल है उसे लिखने में क्या, एक कॉपी बनाने में काफी टाइम लग जाता। अब प्रिंटिंग प्रेस है, धड़ाधड़ क्या होता था, जो कॉपीज थी वो बनना शुरू हो गई। जो कॉपीज बननी शुरू होंगी तो लोगों के पास ज्यादा नॉलेज आएगी, लोगों के पास ज्यादा नॉलेज आएगी, तो रीडिंग हैबिट हमें यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखते हैं। 1500 में क्या होता है, जो क्लासिकल टेक्स्ट नियरली लैटिन में वो प्रिंटेड इन इटली। अब 1500 में क्या होता है, जो भी क्लासिकल टेक्स्ट जो थे, जो भी लैटिन भाषा में लिखे जाते थे, उन्हें क्या कहते हैं, अब प्रिंट करना शुरू कर दिया गया था। एज प्रिंटेड बुक्स बिकेम अवेलेबल इट वाज पॉसिबल टू बाय देम। अब अगर जब बुक्स अवेलेबल हैं तो उन्हें हम खरीद भी सकते हैं। द स्टूडेंट डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोनली ऑन लेक्चर नोट्स। अब उन्हें सिर्फ ये नहीं कि टीचर की, अगर मान लो कोई क्लास में नहीं गया, उसने बाहर से कोई किताब खरीद ली और वो चीज पढ़ ली, उन्हें अब ऐसा लगा कि हमें क्लास जाने की जरूरत नहीं, हम बाहर से किताब लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही चीज तो टीचर बता रहे हैं। तो उन्हें क्या हुआ कि वो सिर्फ अब लेक्चर नोट्स पे डिपेंड नहीं होने लगी, उनके पास अब नई किताबें आने लगी, तो उन किताबों के भरोसे भी अब वो पढ़ने लग गए थे। जो आइडियाज था, ओपिनियन था, इंफॉर्मेशन था, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जा रहा था। क्योंकि अब प्रिंटिंग की वजह से तो अब जरूरी नहीं है ना कि प्रिंटिंग से पॉजिटिव चीजें ही जाए, कुछ नेगेटिव चीजें भी क्या होगी, स्प्रेड होगी, कुछ नेगेटिव आइडियाज भी स्प्रेड होंगे। ये बात समझ आई। अ प्रिंटेड बुक्स प्रमोशन न्यू आइडियाज कुड क्विकली रीच 100 ऑफ रीडर्स। अब क्या होगा, जब इतनी बुक्स आएंगी, इतनी अबंडेंस में प्रिंट होना शुरू होगी, तो 1000 लोगों के पास इंफॉर्मेशन जानी शुरू होने लग गई थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देख जो रीडिंग हैबिट था वो लोगों का डेवलप होने लग गया था। अब हम देखते हैं कि जो ये रीडिंग की जो स्प्रेड हुई थी, जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी, जो ह्यूमन कल्चर के बारे में, ये आल्प्स से लेके मतलब आल्प्स एक माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, तो वहां तक पूरा स्प्रेड हो रहा था। मतलब एक टाइप से मान लो कि हर जगह पे आप ये मान लो कि जो प्रिंटिंग की वजह से लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती थी, बुक्स जा रही थी, जिससे वो पढ़ के
अपने आप को अपना माइंड को ओपन कर रहे थे। ये बात समझ आई? आगे क्या है, आगे क्या है, चलो ये भी खत्म कर लेते, एक छोटा सा टॉपिक है, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब क्या था कि पुराने टाइम पे क्या होता कि लोग कहते हैं कि 3 ऑर्डर हुआ करते, चर्च, ठीक है, नोबल और पीजेंट। जो भी चर्च कहता है नोबल मैन और पीजेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। ये एक क्या था, एक ऑर्डर था जो कि हमें टूटता हुआ दिखा था कब रोमन जैसे से रोम धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा था। हमने 4th ऑर्डर पढ़ा था कि कैसे 4th ऑर्डर ने इन 3 ऑर्डर पे चोट मारी थी। बट कुछ लोग होंगे वो चाहेंगे कि हम वापस इस ऑर्डर में आना चाहे, वो चाहेंगे कि पहले की तरह चर्च जो है एज अ पावरफुल बन के आए, ठीक है। बट ये चीज हमें होती हुई देखने को नहीं मिलती है, लोग कई बार इसका विरोध भी कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होने को आया था। One of the features of humanist culture was lacking the control of religion over human life. Italy was strongly attacked to material wealth, power, glory, but they were not necessarily irreligious. अब क्या था कि लोग चाहते थे कि हम इस ऑर्डर में आए, चर्च, नोबल और प्रेजेंट में, बट कुछ लोग कहते कि नहीं, हमें वेल्थ चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें ग्लोरी चाहिए। कोई प्रेजेंट होगा, उसके पास अगर वेल्थ आ रही होगी, उसे पावर आ रहा होगा, वो ग्लोरी आ रही होगी, तो वो क्यों चाहेगा कि मैं इस वापस इस ऑर्डर में आऊं जहां पे ना मेरे पास वेल्थ है, ना पावर है, ना ग्लोरी है। ये बात समझ आ रही है? अब जैसे ट्रेड हो रहा था, लोग इमर्ज हुए थे, मर्चेंट्स क्लास इमर्ज हुए थे, लोग प्रॉस्पर हुए थे, वो चाहेंगे कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीऊं। बट रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से ये गलत था। रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से था कि जो तुम्हारे पास रूखी सूखी रोटी मिल लिया उसे खाओ, गुजारा करो, ऐसी जिंदगी जियो, तुम्हें ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। बट उन्हीं में से एक बंदा है, फ्रांसिस्को बारबोरा, ठीक है। उनने क्या किया था, एक ह्यूमनिस्ट था, कहाँ का, वेनिस का। उसने पैम्पलेट छपवाया, उसने कहा कि देखो, अगर मैं वेल्थ एक्वायर कर सकता हूं तो ये मेरा क्या है, वर्च्यू, ये मेरी किस्मत है, मेरा टैलेंट है। इस पे कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें नहीं कमाना। अगर मेरे पास टैलेंट है कि मैं पैसे कमा सकता हूं, अगर मेरे पास किस्मत है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो क्या मैं उसे ठुकरा दूं? नहीं, मेरे पास स्किल है तो मैं उसे यूज करूंगा ही करूंगा। फिर एक दूसरा बंदा है जिसका नाम क्या था, लोरेंजो वैली। उसने लिखा था ऑन प्लेजर में, अपनी उस किताब में उसने कहा था कि देखो, अगर हम हिस्ट्री को ठीक से पढ़े, उसमें बता रखा है दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड मैन टू स्ट्राइव अ लाइफ ऑफ परफेक्शन, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इनजस्टिस। हिस्ट्री में बता रखा है कि हमें अपनी लाइफ को एक परफेक्शन की तरह जीनी चाहिए, एक अच्छी तरीके से जीनी चाहिए, दुख दर्द में नहीं जीना चाहिए। हमें एक ये होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर अपने आपको खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, दूसरों को खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं खाना प्रोवाइड करूंगा। मैं अगर पैसे कमा सकता हूँ, पैसे कमाऊंगा। मेरी हिस्ट्री में बता रखा है कि हमें एक क्या कहते हैं, अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, तो मैं अपनी अच्छी लाइफ जी रहा हूं। और उसने कहा मैं क्रिश्चियनिटी के जो ये है इंजंक्शन को क्या कर रहा हूं, एक नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो क्रिश्चियनिटी में कहता है कि रुखी सुखी खाओ और अपने आप को जीवन व्यतीत करो, कह रहा मैं इसके पूरा अगेंस्ट हूं और मैं अपने प्लेजर के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। ये बात समझ आई? दिस वॉज ऑल्सो कंसर्न द टाइम विद गुड मैनर। अब इस टाइम पे क्या था, एक गुड मैनर जो था, जिसे कहते हैं गांधी जी के 3 बंधन, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। इस टाइम पे ऐसी फिलॉसफी इमर्ज हो रही थी कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए, और हमें अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए। ये बात समझ में आई है? ये चीज हमें देखने को मिलती है। Humanism also implied that individuals are capable of shaping their own life through the means other than mere pursuit of power and money. This ideal was closely tied with the belief that human nature was many-sided, with against the 3 separate order the feudal believed in. अब इसमें बोला गया कि जो ह्यूमनिज्म, जैसे जो नए लोग एमर्ज हुए थे, उनके पास पावर आई थी कि वो कैसे भी चाह के अपने लाइफ को कैसे भी मोल्ड कर सकते, अपनी लाइफ को कैसे भी चेंज कर सकते थे। तो ये चीज कोई गलत बात तो है नहीं ना। अगर आपके पास वेल्थ आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप चाहोगे कि आपकी लाइफ और अच्छी हो, आपकी लाइफ और प्रॉस्पर करे। तो यही चीज हमें इस टाइम पे देखने को मिलती है। और लोग किसके अगेंस्ट से, जो ये फ्यूडल सिस्टम था, जो ये 3 ऑर्डर थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते कि हम ये दूर ही रहे, ये चला गया, अब ये बीता ही रहे, हम नहीं चाहते कि ये चीज वापस आए। ये चीज समझ आई है आपको? चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर आगे हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लूं कितना, अरे ये चैप्टर बच रहा है, क्या होगा। चलिए अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए, फिर हम बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद।